तो आज की मेजर न्यूज है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रपोज की है लार्जेस्ट एवर ऑयल रिलीज। तो क्या है ये पूरी कहानी, उसको डिस्कस करेंगे। एंड कोडिफिकेशन की बात की जा रही है आईपीएस डेप्यूटेशन की, क्या है इसके पीछे की स्टोरी, इसको भी डिस्कस करेंगे। सिंस आप सब अब आईपीएस बनने का सपना भी देख रहे होते हैं तो आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड क्या है एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथनेशिया। बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर कहानी है, बट क्यों इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पैसिव यूथनेशिया को, तो उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस, करंट अफेयर्स फॉर 12 मार्च 2026 को डिस्कस करने वाले हैं आज हम द हिंदू से। पहले आपकी न्यूज क्या कहती है, वॉर में नॉक ऑफ मॉडेस्ट परसेंटेज ऑफ आईटी ग्रोथ शॉर्ट टर्म। तो कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, हमारी आईटी सेक्टर जो कि मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, वॉर से वो भी इंपैक्ट होने वाली है। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज या कंट्रीज लाइक यूएसए जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज फ्रॉम द आईटी सेक्टर, वहां पर भी जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स की वजह से असर कंपनीज के डिसीजन के ऊपर पड़ रहा है। तो अब आप समझो, किसी एक छोटे से एग्जांपल से चीजों को समझो कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ काम करती है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। वहां पर कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, जो सर्विसेज अब आईटी सेक्टर इंडिया की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, बट अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने गुड्स को सप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो अब यहाँ पर बंद हो चुका है या लॉन्गर रूट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, डिलेज आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो ऑटोमेशन की अनरिक्वायर्ड आईटी सर्विसेज की, जो कि अब बेटर स्ट्रीमलाइन कर रहा है प्रोसेसेस को ऑनलाइन, वो चीज अब यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इस बार इस क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी कि 1.5 से 2% की जो ग्रोथ रेट हमें आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी वो हैम्पर होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले होता हुआ नजर आ रहा है, अनसर्टेनिटीज की वजह से कि वॉर कितनी लंबी चलेगी। द अमाउंट ऑफ पीपल या जो नंबर ऑफ सर्विसेज है उसको लिमिट कर दिया गया है एज ऑफ नाउ। तो इसकी वजह से अब इंडिया के आईटी सेक्टर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो कि अब शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है ग्रोथ में, बट लॉन्गर टर्म में अगर वही है अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कीजिए, या मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं या वॉर खत्म हो जाती है उसको अगर एक्सेस कर पाते हैं या वॉर खत्म हो जाती है तो वो सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंगली वो भी यहाँ पर हैम्पर होते हुए नजर आ रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट रूल ट्वीक्स विल बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेयर अर्थ्स। तो कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि बॉर्डर कर रही है इंडिया को या लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया के साथ, तो जो मिनिमम अगर वो इन्वेस्टमेंट 10% की रखना चाह रहे हैं तो अब उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो यही चीज हमने कल डिस्कस की थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, जो कि 2020 में जिसको ऐड करा गया था इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से एग्रीमेंट दैट वाज डिसाइडेड, या इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था। बट अब चाइना को कल रिमूव कर दिया गया है, तो उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा जो अब हाई वॉल्यूम प्रोसेसेस हैं जहाँ पर बेटर टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स हो गए, पैसिव डिवाइसेस कनेक्टर्स हो गए, पीसीबी फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, अपस्ट्रीम मटीरियल जिसमें पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन वाटर्स, जो कि अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्टर्स जो है वो आने वाले टाइम में बेनिफिट होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया R&D यहाँ पर ढूंढ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ढूंढ रहा है। अपनी इकोनॉमी का 1 से 3% के बीच में इंडिया इज एक्सपेक्टिंग कि R&D के ऊपर इन्वेस्ट करें। बट अगर आप देखो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज है, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज के साथ हमारा, आप देख रहे हो जैसे फिनलैंड हो गया, इवन नॉर्वे हो गया, उनके साथ हमारा भी क्या है कि नॉलेज ट्रांसफर का, या इवन के हमारे बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी डील्स उनके साथ हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये सेम ही चीज है। इवन अब चाइना के साथ भी हम ये पैक्ट्स क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम अपना यहाँ पर जीडीपी को इन्वेस्ट कर तो रहे हैं, बट नॉलेज ट्रांसफर के थ्रू अगर बेटर तरीके से हमारी जो कंपनीज हैं अगर उन्हीं टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती हैं तो वो चीजें जल्दी या बेटर तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, कि खुद से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहिए, इनोवेशन करते रहिए, बट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया में क्या चल रहा है, काइंड ऑफ मार्केट असेसमेंट ही है ये। ठीक है, कि उनसे हम बेटर अगर इन्फॉर्मेशन तरीके से सीख सकते हैं या नॉलेज ट्रांसफर ले सकते हैं, वो बेटर आप कह सकते हो मशीनरी को या प्रोसेसेस को अगर हम अडॉप्ट कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से R&D की यूटिलाइजेशन की जा सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, सो दिस ऑल इज प्लान्ड एंड इट इज गुड प्लानिंग एंड गुड गवर्नेंस का आप एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर दे सकते हो। देन इंडिया हैज ओवरऑल कोल स्टॉक फॉर 88 डेज कैन मीट राइजिंग
राइजिंग डिमांड्स। तो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने या कोल मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हमारा जो कोल की यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ गई है। सिंस हम कोल के ऊपर यूटिलिटी अभी कम रख रहे थे क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, बट अभी नीड ऑफ द आर इज, या कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो यही है कि हमें एनर्जी सप्लाईज को यहाँ पर मीट करना है ना। तो अब आप देखोगे कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या इवन कोल से डिराइव जितनी भी एनर्जीज है उसको वापस से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि धीरे धीरे करके कट डाउन किया जा रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोल मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि राइजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए अभी हमारे पास 88 डेज का कोटा पक्का ही पक्का बचा हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो 88 डेज एग्जॉस्ट होने से पहले ही जो सप्लाई है वो मंगवा ली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना कोटा अवेलेबल है, दैट इज 210 मिलियन टन्स, जो कि अब यहाँ पर विच विल बी एडिक्वेट फॉर 88 डेज। ठीक है, देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रपोजेस लार्जेस्ट एवर ऑयल रिलीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अपने आप में ही एनर्जी के साथ डील करती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कुछ एनर्जी रिजर्व्स तो होंगे ही ना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस का मेजर यहाँ पर आइडिया क्या था कि पीस यहाँ पर बना के रखना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उनकी पीस कीपिंग फोर्सेज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि एनर्जी सेक्टर के साथ डील करती है, कुछ रिजर्व्स उन्होंने भी रखे होंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा ये आइडिया, रिजर्व्स उनके पास भी अवेलेबल होंगे। तो अब उन्होंने बोला है कि हम इतना कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कंट्रीज लाइक फिलीपींस ऑल्सो, उन्होंने तो यहाँ पर ये चीज़ को भी बोल दिया कि हमारे पास सेंस अब अवेलेबिलिटी फ्यूल की नहीं है, तो आप अपने जो घर से ही काम करने का जो टाइम पीरियड है, कंपनीज को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि घर से ही आप काम कीजिए, क्योंकि पेट्रोल के टाइम पे कम्यूट हमें जो रिक्वायर्ड है, हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल डीजल हो गया, हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कम्यूट जितना लोग कम करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से अब जेट्स के लिए भी स्पेसिफिकली कंट्रीज ने बोल दिया है कि आप फ्लाइट्स लेना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास फ्यूल की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर इन्हीं रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट अभी नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, तो इसी वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक इमरजेंसी मीटिंग एंड स्पेशल मीटिंग को होल्ड किया है, जिसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन आज या कल में होना है कि यूनानिमसली अगर सारी पार्टीज डिसाइड करती हैं तो रिलीज किया जाएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपके पास 182 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मेंबर नेशंस के पास है, एंड वो मार्केट में रखा जाएगा इन 2 रिलीजेस। ठीक है, अब 2022 के अंदर जो रशिया का ऑयल है वो भी तो कैप्चर किया ही हुआ था ना, तो वो सारी चीज़ों को अब रिलीज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी है। देन फ्यूल क्राइसिस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, राइज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हिट हरियाणा इंडस्ट्री। हरियाणा के अंदर अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको नंबर में बता रही हूँ कि 15,000 MSMEs जो हैं दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, या उनको हैवी लॉसेस जो हैं वो इनकर कर रहे हैं। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर है, जो कि अब कहाँ पर बहादुरगढ़ के अंदर है स्पेसिफिकली, एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन जो आपको याद करनी है कि 60% ऑफ द नॉन लेदर फुटवेयर जो कि इंडिया की डिमांड को यहाँ पर फुलफिल करता है, जो कि अब अप्रोक्सीमेटली रबर इंडस्ट्री के साथ अगर आप कह सकते हो जुड़ा हुआ है, जहां पर हमें हाई हीट की रिक्वायरमेंट रहती है रबर को मोल्ड करने के लिए इनटू डिफरेंट यू कैन से साइजेस और शेप्स, तो अब उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। उससे जुड़ी MSMEs जो हैं वो सप्लाई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास LPG या फ्यूल क्राइसिस है, उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन भी हैं, जो छोटी छोटी MSMEs हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन भी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर डायरेक्ट भी किया था कि आप यहाँ पर एक तरह से ना मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी यहाँ पर सिलेंडर्स LPG CNG इन सब की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला भी था कि आप चेक रखिए कि कौन ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है कि इसको कर्ब किया जा सके। ठीक है, कि हमारे पास एडिक्वेट सप्लाईज अभी अवेलेबल हैं, ऑल दो जो हमारे ये सेक्टर्स हैं ये हैम्पर होते हुए नजर आ रहे हैं, बट डिमांड्स को मीट करने के लिए जो गवर्नमेंट को अब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक भी किया जा रहा है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से होगी, बट पैनिक लाइक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर नहीं क्रिएट की जानी चाहिए। देन सेरामिक यूनिट्स एंड पॉटरी ओन ऑफ खुर्जा फेस क्लोजर एमिड वेस्ट एशियन क्राइसिस। देन अब अगेन सेरेमिक के अंदर आप बोलोगे कि फ्यूल का क्या लेना देना, तो सेरेमिक्स का मेजर आइडिया क्या होता है कि जब आप वो सेरेमिक पॉटरी या किसी भी तरीके से सेरेमिक को बनाते हैं, उसके बाद जब आप उसको हील करते हो, ठीक है, या उसकी टॉप मोस्ट लेयर आप यूज करते हो ना, तो उसको हीट से आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगेन आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर फ्यूल की रहेगी, क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द सेरेमिक इंडस्ट्री वो भी अब सामान जब एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तभी कर पाएंगे ना, जब उनके पास एक्चुअली में वो स्टॉक अवेलेबल होगा। स्टॉक की अवेलेबिलिटी तब होगी जब आप हीट
सिक्योर कर सकते हो सेरेमिक चीज को, है ना। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है कि एलपीजी पाइप नेचुरल गैस सप्लाइड बाय अदानी टोटल गैस लिमिटेड इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंगली उनकी सप्लाई चेन के अंदर भी डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिली है। प्लस जो प्राइसेस है वो 64 रुपीज से, जो पाइपलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस था 64 रुपीज से 90 प्लस चला गया है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर पैकेजेस जो है वो उनकी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि रिलीफ सरकार की तरफ से एक तरह से होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल पैकेजेस जो है यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सरकार से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो अब आपको ये सब्सक्राइबर्स को बोला गया है अदानी जो टोटल के द्वारा जो लेटर दिया गया है कि अर्लियर दिस वीक जो एग्जिस्टिंग रेट है उससे बढ़कर अगर आप देखोगे ड्यू टू राइजिंग डिमांड ऑल्सो कि हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है तो प्राइसेस उसको बढ़ाए जाएंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर भी है कि एमएसएमईज जितनी भी एसोसिएटेड हैं ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर हैं। तो अगेन वही बात आ जाती है, इन दोनों न्यूज़ से हमने क्या चीज़ को समझा कि हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो बहुत एक रियल चीज़ है। इन्फ्लेशन तो बाद में ही हिट होगी तो होगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इवन आईटी सेक्टर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है ना। तो सिमिलर सी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है आपको कि कल को अगर आपको ये इफेक्ट पूछ लिया जाए कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट आया, तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन तो वॉज अ सेकेंडरी चीज़, बट हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो देखने में नजर आया। क्यों? क्योंकि हमारी सो एंड सो इंडस्ट्रीज, हमारी बासमती हो गया, ठीक है, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पॉटरी सेक्टर हो गया, टी कल्टिवेटर्स हो गया। तो आप यहाँ पर उस चीज़ की एग्जाम्पल दे सकते हो एमिड के अभी जो रिसेंट यहाँ पर इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टाइमलाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत है। यहाँ पर इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इंडिया फ्रांस आर्मीज कंडक्ट एक्सचेंज ऑन प्रिसीजन फायरिंग। तो यहाँ पर ये नॉलेज ट्रांसफर सेशन ही यहाँ पर हुआ कि म्यूचुअल कोऑपरेशन किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर मेजर आइडिया यहाँ पर क्या था कि जो अब लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो कि अब आर्म फोर्सेस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि मिनिमाइज करना है कोलैटरल डैमेज को। तो अब ना ईरान वॉर के अंदर ना एक मेजर चीज हुई थी जो कि अब इंटरेस्टिंगली मोसाद का तरीका है टू अटैक, ठीक है। तो अगर आपने वेब सीरीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोसाद से रिलेटेड देखी होंगी तो आप ये चीज़ को समझ पाओगे। सो ये स्टोरी है, आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नॉट, अभी के केस में वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में, कि मोसाद ने ट्रेन किए ईरान के ऐसे डेंटिस्ट को, या ईरान क्या मोसाद के ही एजेंट्स थे वो, ठीक है, एंड दे वर डेंटिस्ट। तो जितने भी अब ऐसे मिलिटेंट्स थे या जितने भी ऐसे लोग थे जो कि एसोसिएटेड है विद द वॉर ऑफ ईरान, है ना, कि जो कि मेजर यहाँ पर लोग थे, तो उनके डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम पे इम्पैक्ट क्या रखा उन्होंने कि जो चिप्स हैं, ठीक है, जो चिप्स हैं, ठीक है, वो उनके दांत के अंदर फिट कर दी। तो मोसाद वाज ट्रैकिंग देम ऑल द वे अराउंड, पता नहीं कितने सालों से, डेंटल ट्रीटमेंट के नाम पे। सो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत मिनिमल कोलैटरल डैमेज के साथ दे वर एबल टू हिट विद प्रिसीजन। तो ये सारी चीजें जो है वो अब क्या है, किस तरीके से हो सकता है आपका इंटेलिजेंस बेटर हो, आपकी जो सर्विसेज है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, सर्विसेज कोऑर्डिनेट करके करेक्ट इंटेल दे पाए, इंटेल के ऊपर आपकी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बेटर तरीके से काम कर पाए। तो इस तरीके से आप कोलैटरल डैमेज को कम कर सकते हो। तो यही सेम चीज के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो इंडियन फ्रांस की जो आर्मीज हैं उन्होंने भी अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की है कि प्रिसीजन फायरिंग के ऊपर कैसे हम फोकस करें। तो देयर वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना, जो स्पाई सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आपकी क्या कहती है न्यूज, बिल टू कोडिफाई आईपीएस डेप्यूटेशन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज मे बी टेबल्ड इन दिस सेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो आईपीएस कार्डर को यहाँ पर चूज करते हैं तो उनका जो डेप्यूटेशन पीरियड है उसके लिए डिमांड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टू द सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी कि 1 साल से जो डेप्यूटेशन पीरियड है वो बढ़ा दिया जाए, कि इवन की सीएपीएफ के लिए भी अब जो आईपीएस की डेप्यूटेशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर ये बिल जो है यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया था। आने वाले टाइम में मे बी जो बिल है ये एक्ट भी बन सकता है, तो डेप्यूटेशन पीरियड 1 साल के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देन ट्रेजर इवैल्यूएशन पैनल एस्टिमेट्स गोल्ड फाउंड इन गडग टू बी ओवर 500 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने आई गेस लास्ट मंथ के आसपास की न्यूज जब हमने डिस्कस किया था कि जो गडग रीजन है यहाँ पर अगर आप देखोगे साउथ के अंदर के जो लोग हैं, जो अब आप कह सकते हो कि विलेजेस हैं, उनके ही घर जहाँ पर बने हुए हैं, इवन पक्के मकान भी अगर बने हुए हैं, उनके ही घर के नीचे वाले रीजन के अंदर ये जितना भी स्टोर ट्रेजर है वो अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम पे पता लगा, ठीक है। तो अब जो लोग हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू चाह रहे हैं कि हाँ हम अपना घर जो है वो मूव कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस इफ दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंडिया ऑल्सो, है ना, कि इंडिया के अगर कल्चर एंड हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जा सकता है तो हम अपने जो घर है वो भी शिफ्ट करेंगे। एंड म्यूजियम बनाने की भी बात की जा रही है। तो जो गोल्ड है जब एक्सट्रैक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंगली इसकी 80 to 90 लाख रुपीज बाय वेट वैल्यू है, बट सिंस ये एक एंटीक पार्ट है जो कि विजयनगर एम्पायर से भी 800 साल पुराना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर हो चुकी है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो गडग विलेज के अंदर 500 इयर्स ओल्ड जो गोल्ड यहाँ पर पाया गया है, जो कि अगेन एक फैमिली को ही मिला था, जो 10 से 12 फीट नीचे अब एक पॉट के अंदर ये सारी चीज एक पर्टिकुलर फैमिली को ही मिली थी। चाहे होता तो वो रख लेते, बट उन्होंने सरकार को ये चीज सौंप दी है, ठीक है, सरकार को ये धरोहर सौंप दी है। उन्होंने बोला है कि जो भी म्यूजियम बनेगा उसके अंदर इसको शोकेस किया जा सकता है,
ठीक है, सिंपल सी ये बात थी। देन एलपीजी आउटपुट राइजेस 25% सिंस इशू ऑफ सप्लाई मेंटेनेंस ऑर्डर्स। तो यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि इंडिया की जो एलपीजी है उसकी प्रोडक्शन 25% बढ़ गई है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को यहाँ पर इन्वोक किया गया था 1955 के एक्ट को, उसके अकॉर्डिंगली एलपीजी की जो सप्लाई है डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए ही की जाएगी, ये चीज बोला गया था। एंड इंडस्ट्री को डायरेक्ट किया गया है कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन की जो प्रोडक्शन है आप उसको बिल्कुल टॉप नॉच पोटेंशियल पे ले जाइए अपने, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली सरकार की तरफ से यही बताया गया है कि आउटपुट जो है वो 25% से इंक्रीज हो गया है। एंड इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगेन जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड की जा रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आई है कि डिलीवरी टाइम पीरियड 2.5 डेज के आसपास है, 2.5 दिन के अंदर आपका सिलेंडर आ जाएगा अभी भी अगर आप बुक करते हैं तो अब वो 21 डेज की जो लिमिट है उसको 25 डेज तक बढ़ा दिया गया है कि अगर आप आज सिलेंडर बुक करते हैं तो पहले 21 दिन के बाद ही आप दोबारा बुक कर सकते थे, अब 25 दिन उसको कर दिया गया है कि उसके अंदर से थोड़ा सा यहाँ पर डिले देखने को मिल रहा है। बट ऐसे घबराने की, डरने की, मिस इन्फॉर्मेशन को आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, इवन के जो सुप्रीम कोर्ट एंड इवन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑल्सो, वहाँ की जो आप कह सकते हो किचन्स हैं वो भी हैम्पर होते हुए नजर आई हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंसिलेशंस इन द यू कैन से ऑर्डर्स ऑल्सो, या इवन जो वेडिंग्स है लोगों की वो भी पोस्टपोन हो रही है क्योंकि अब एलपीजी की अवेलेबिलिटी कमर्शियल पर्पस के लिए इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने आपको बोला था कि एलपीजी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यहाँ पर डायरेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात की गई है। एंड दे आर रिक्वेस्टिंग डायरेक्टली अब गल्फ नेशन से कि कुछ ना कुछ यहाँ पर, या इवन ईरान से भी, कि कुछ ना कुछ जो हमारी अब शिपमेंट्स है उसको अलाउ किया जाना चाहिए पास करने के लिए। बट ईरान की वॉर के अकॉर्डिंगली अब ईरान ने डिफरेंट कंट्रीज की वेसल्स को अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि अपने आप में ही एक राइजिंग टेंशन को दिखाता है। ठीक है, द न्यू ईपीएस रूल्स लीव आउट क्लॉज ऑन हायर पेंशन। तो यहाँ पर ना आपका मैं मोटा मोटा चीज आपको बता देती हूँ कि जो नया हमारा ईपीएस रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 15,000 रुपए कैप लगा दिया है कि इससे ज्यादा आप अपने ईपीएस अकाउंट में यहाँ पर जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यू पेंशन रिजीम के अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन नहीं लगेगी सरकार के द्वारा, जैसे पहले लगा करती थी 2002 से पहले वाले जितने भी इंप्लॉइज थे, है ना। अब आपको क्या करना है, पीपीएस में यहाँ पर अपना पैसा जमा करा सकते हो, एंड उसके बाद आप रिटायर होते हो, उसके बाद आप वो ही पेंशन की तरह ड्रॉ कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट सरकार भी थोड़ा बहुत आपको कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर करके दे रही है। अब एक हमारे पास 1995 का रूल था जिसको अब रिप्लेस किया ये नए रूल ने, जिस पे 15,000 रुपए का कैप लगाया गया था। तो 1995 के रूल के अकॉर्डिंगली तब तो पेंशन भी मिलती थी, बट ईपीएस के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो उस पे ये 15,000 वाला कैप जो है वो एग्जिस्टेंट नहीं था। तो सरकार ने बोला था कि एनी पर्सन हु इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट इवन मोर देन 15,000 रुपीज, तो वो भी उनको अलाउ किया जा रहा था यहाँ पर। तो अब एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी चीज यहाँ पर कैसे आ जाती है कि जो अब नए रूल है ना, नए रूल के अकॉर्डिंगली 15,000 रुपए कैप इसलिए लगाया गया है कि ताकि जो नए लोग हैं या जो लोग हैं जो कि अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कम में कमा रहे हैं वो तो यहाँ पर ज्यादा पैसा सेव कर लेंगे, है ना, विच इज ऑल्सो फाइन। बट अगर आप इक्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पर देखो कि जो लोग हैं, अब अगर 15,000 का कैप नहीं लगाया जाता तो जो लोअर तबके के लोग हैं, या आप कह सकते हो लोअर तबका भी आ जाए कि जो कि अब कम कमा रहे हैं सैलरी में, वो तो अब ज्यादा सेविंग की कोशिश यहाँ पर करेंगे ना, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर कम कमा रहा है, सपोज मेरी सैलरी एक्स है, मैं चाहूंगी कि मेरा जो बॉस की सैलरी है उसके इक्विवेलेंट अगर मैं कमा ना सकूं, एटलीस्ट मैं उस चीज को यहाँ पर सेव करना शुरू करूं। दैट इज मेंटालिटी हमारी खुद की, है ना, उस तरीके से हम सेव करना शुरू करें। तो वो अपर लेवल, अपर स्ट्राटा के जो लोगों को देखते हुए वो चीज को रेप्लीकेट ना करें, एंड जो लोग हैं वो अपना खुद का भी सैलरी का कॉम्पोनेंट बचा सकें। वो 15,000 अगर कमा रहे हो तो वो 15 के 15 आप उसमें मत डालिए, सेविंग के अंदर कुछ ना कुछ खर्च भी कीजिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली एक इक्वालिटी बेसिस पे यहाँ पर 15,000 की लिमिट कैप लगाई गई है ईपीएस के अंदर, अभी जो न्यू रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंगली। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करती है कि जो 1995 से लेकर ये नए रूल वाले जो लोग हैं उसके बीच के जो लोग हैं उनको यहाँ पर उनका क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, कि जो कि 15,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब यहाँ पर देखिए कि रूल तो हमारे पास एग्जिस्ट करता ही था कि हम बैक डेट पे प्री एम्प्टिव तरीके से यहाँ पर अब जो रूल है उसको यहाँ पर पास तो कर नहीं सकते, कि जो भी लोग अब 1995 से लेकर अभी तक 2025-26 तक, जब तक ये रूल पास नहीं हुआ था 15,000 की कैपिंग वाला, अगर वो 15,000 से ज्यादा यहाँ पर जमा भी कर रहे हैं अपने ईपीएफ के अंदर तो उनको यहाँ पर अलाउ किया जाना चाहिए, ठीक है, कि सिंस देयर वाज नो रूल यहाँ कोई कैप ऐसा 15,000 वाला तो उनको यहाँ पर अलाउ कीजिए आप, कोई बात नहीं, बट नए रूल के अकॉर्डिंगली 15,000 का जो कैपिंग है वो अलाउड होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर आया है। Then judge distinguishes between active and passive euthanasia and right to dignified death prevails over interest of the states। ये दोनों की दोनों न्यूज जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो कि आपकी पैसिव एंड एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं। अब एक्टिव यूथनेशिया आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, बट चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। एक्टिव यूथनेशिया इज
कि जब आपको खुद को जीने की इच्छा नहीं होती तो यू कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट और द यू कैन से मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल्सो कि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, कि चाहे मैं बिल्कुल राइट फिट ऑफ माइंड मेंटल स्टेट में भी हूँ या मैं जैसे भी हूँ, बिल्कुल ऐसे चंगी भली बोलते हैं ना, जैसे कि मुझे किसी तरह की बीमारी भी नहीं लगी हुई है बट मुझे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, उस टाइम पे आई कैन रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ कि दे कैन टेक अवे माई लाइफ विद माई परमिशन। दैट इज़ एक्टिव यूथनेशिया, जो कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलाउड है। ठीक है, एक आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया मीन्स कि आपका जो बॉडी है दैट हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग, बॉडी हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब कि अभी अगर आप केस देख लो कि एक्चुअली में केस आया क्या है, 32 ईयर ओल्ड मेल जो कि अब ब्रेन डेड है, ठीक है, ब्रेन डेड है, एंड फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स, फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स, 12 to 20 ईयर्स, वैसे आई गेस 20 ईयर्स के आसपास है, ठीक है, वैसे लास्ट 12 या 20 ईयर्स के बीच में वो ब्रेन डेड है। ठीक है, तो अब उनको रिक्विजिट यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी बॉडी तो डिटेरियोरेट करती जा रही है, ठीक है, एंड जितना भी आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स एफर्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं, पेरेंट्स जितना मिरेकल्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे वो कर चुके हैं, ठीक है, एंड उनकी बॉडी रेगुलरली बेटर होने के बजाय डिटेरियोरेट होती हुई नजर आ रही है, एंड कोई यहाँ पर होप नहीं बची है कि उनकी लाइफ जो है वो अब सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, कि मतलब धीरे धीरे करके बॉडी इज गोइंग डाउन ओनली, डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन के अंदर ही है। तो इस टाइम पे ये चीज़ को हम अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अथॉरिटीज़ इन कंट्रीज लाइक इंडिया अगर अलाउ करती है राइट टू टेक लाइफ, तो वो पैसिव यूथनेशिया के अंदर यहाँ पर अमाउंट करेगा। तो एक्टिव यूथनेशिया के अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे या तो कह सकते हो कि मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है आपकी बॉडी के अंदर कि धीरे धीरे स्लोली यू विल पास अवे, है ना। बट यहाँ पर एक्टिव यूथनेशिया के बिल्कुल ऑपोजिट पैसिव यूथनेशिया होता है कि जहाँ पे आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हो, तो आपको यहाँ पर किसी तरह का इंजेक्ट नहीं किया जाएगा आपकी बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस, आपकी बॉडी से धीरे धीरे करके आपके जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं उनको रिमूव किया जाता है ताकि धीरे धीरे करके द पर्सन कैन पास अवे। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर चीजें हैं। तो यहाँ पर जज ने डिस्टिंग्विश किया पैसिव एंड एक्टिव यूथनेशिया को इसी बेसिस पे। तो अब राइट टू डिग्निफाइड डेथ यहाँ पर वर्ड क्यों यूज हो रहा है? डिग्निफाइड डेथ क्या है कि अब आप देखिए कि यही 32 ईयर्स ओल्ड जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ के अंदर अब क्या ऐसा कोई होप तो नहीं बची है कि वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो अभी विद एवरी सिंगल डे जो कि पास हो रहा है ना, उनकी जो बॉडी के अंदर पेन है, ऑल्दो उनको फील हो रहा है नहीं हो रहा है, नोबडी नोज, है ना, कि उनकी जो लाइफ है, जो उनकी जो सिचुएशन है वो खराब से खराब होती जा रही है। तो वो अब राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक व्यक्ति को मरना भी एक डिग्निटी के साथ चाहिए, ना कि उनको हम ये टॉर्चर कर रहे हैं कि उनको हम 12 साल 15 साल से हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रख रहे हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर वो टॉर्चर ही हो रहा है क्योंकि बेटरमेंट तो बॉडी के अंदर हो नहीं रही है, तो वो उनकी लाइफ की डिग्निटी को टेक अवे कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये डिग्निफाइड या डिग्निटी के साथ डेथ होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार को क्या, इवन की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया है कि पैसिव यूथनेशिया के थ्रू, यानी कि जो वेंटिलेटर सिस्टम्स है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं या मेडिसिन जो है धीरे धीरे करके आप बंद करके अलाउ कर दीजिए फॉर द पर्टिकुलर पर्सन जो कि सफर कर रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो फैमिली है वो भी सफर कर रही है ना। तो फैमिली से ज्यादा जो पर्सन है उनकी जो अब लाइफ है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है, कि उनकी डिग्निटी में यहाँ पर कमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो एक तरह से अब आप कह सकते हो ना कि क्योंकि लोगों को तो आसपास यही लगता है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बन के उनकी डिग्निटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो वो डिग्निफाइड डेथ जो है वो एक्सपीरियंस करें, इसी वजह से अलाउ किया गया है पैसिव यूथनेशिया, क्योंकि अब कोई होप यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से नहीं बची है, एंड डॉक्टर्स अगर कोई मेडिसिन दे भी रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं, वो किसी तरह का यहाँ पर इम्पैक्ट पॉजिटिवली नजर नहीं आ रहा है उसका, है ना। तो इसी वजह से इसको अलाउ किया गया। देन प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर एलपीजी सप्लाई चेन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स, ये न्यूज़ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यूनियन होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन, उन्होंने यहाँ पर बोला है स्टेट्स को कि इंश्योर कीजिए कि एलपीजी की जो सप्लाई चेन है वो अब नॉर्मल तरीके से चलती जा रही है, किसी तरह की स्टॉक पाइलिंग ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके की ना हो, एंड अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाना चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो चेक रख ही रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने तरीके से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सभी चीफ सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट्स को बोला गया कि कोई भी यहाँ पर फॉल्स रूमर्स रिगार्डिंग एलपीजी शॉर्टेज होते हैं, एंड दे वर एडवाइज कि क्लोजली मॉनिटर करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए आप टू रिमूव फेक न्यूज, अ गवर्नमेंट सोर्स सेड। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी विजिलेंट रहने के लिए यहाँ पर बोला गया है, एंड जो स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि लोकल एलपीजी सप्लायर्स को डेली बेसिस पे ध्यान रखिए इनकी कि किसकी सप्लाई कहाँ पे जाती है एंड कितना नंबर है, एंड किसी तरीके की स्टॉक पाइलिंग या ब्लैक मार्केटिंग एलपीजी के केस में अभी यहाँ पर पॉसिबल ना हो।
ठीक है, ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। तो आज आपकी जो न्यूज का सिलसिला है वो यहीं खत्म होता है। इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे, एंड कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। आवर टीम विल रीच आउट टू यू ऑटोमेटिकली। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आपका जो डाउट रेजोल्यूशन टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फीड करते रहिए, एंड ऐसी स्पाई स्टोरीज जो मेरे को मिलती रहेंगी ना, मैं आपको यहाँ पर बताती रहूंगी। दैट मेक्स द लेक्चर इंटरेस्टिंग, दैट इज व्हाट आई फील, है ना। तो अब इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, एंड नए तरीके से लाइफ को परसीव करना भी थोड़ा यहाँ पर शुरू कीजिए, है ना, कि एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को जब आप देखते हैं लाइफ गेट्स एक्साइटिंग। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।